दोस्तों कभी सोचा है एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक फैंसी वर्ड है जो लोग लिंक्डइन पे डालते रहते हैं, या फिर इसके पीछे जुड़ा हुआ कुछ और गहरा, कुछ और दिल से जुड़ा हुआ इमोशन है? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूँगा जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन से नहीं, बल्कि जीती जागती कहानी से समझेंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर क्या है? 3 सिंपल वर्ड्स: इनोवेशन, रिस्क, वैल्यू क्रिएशन। सुनने में सिंपल लगता है, पर जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो हर दिन एक नई स्टोरी होती है। इमेजिन करो एक लड़का जो अपनी माँ के लिए एक गैराज में बैठ के सस्ते सैनिटरी पैड्स बनाना चाहता हो, या फिर एक औरत जो कि 50 साल की उम्र में अपना सक्सेसफुल बैंकिंग करियर छोड़ के एक ब्यूटी स्टार्टअप लॉन्च करती है। और वहीं पे एक लड़का जो कैब बुकिंग का बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस फेस करता है, और उसी फ्रस्ट्रेशन से आता है एक आइडिया, और उसी आइडिया से बनती है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट राइड हेलिंग कंपनी। यही एंटरप्रेन्योरशिप है। ये बस एक प्रोसेस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये बोल्ड विजन को एक्शन में कन्वर्ट करती है, और इसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और कभी कभी थोड़ा बहुत पागलपन भी ज़रूरी होता है। और जब मैं एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप की बात करता हूँ, तो समझो ये एक जंगल की तरह है। कुछ लोग होते हैं जो लायन की तरह पूरा इकोसिस्टम डोमिनेट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को इनोवेट करके पूरी कम्युनिटी बदल देते हैं। और बीच में आता है एनवायरनमेंट, जो या तो इन सब चीज़ों को पुश करता है या फिर इनको रोक देता है। अब देखिए, दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप का रंग अलग है। अगर आप सिलिकॉन वैली जाएंगे तो वहाँ लोग बात करेंगे हाइपर स्केलिंग, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन और नेक्स्ट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में। और वहीं अगर आप इंडिया की गलियों में घुसेंगे तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जुगाड़, फ्रूगल इनोवेशन और रिसोर्सफुलनेस। आपने अक्सर इंडिया में सुना होगा, जो है उसी से कुछ नया बनाना सीखो। यही स्पिरिट है जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को यूनिक बनाती है। और मुझे याद है, मैं एक बार एक लोकल एग्जीबिशन में गया था जहाँ पे रूरल इनोवेशंस डिस्प्ले हो रही थी। और वहाँ मैंने देखा एक मिट्टी से बना हुआ फ्रिज जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। और स्टॉल वाले भैया ने बोला, सर ये मिट्टी कूल फ्रिज है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है और गांव वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तब रियलाइज़ हुआ, इनोवेशन सिर्फ बिग सिटीज़ में नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने में हो रही है। और ये रिपोर्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मिशन ये है, हर बड़े या छोटे इनोवेटर की कहानी को समझना, और उनके पीछे का सोचने का तरीका देखना, और हर उन सिस्टम्स को देखना जो कि या तो उन्हें सपोर्ट करते हैं या कभी-कभी चैलेंज भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप का एक फॉर्मूला है? क्या एक ही रेसिपी हर जगह चलती है? बिल्कुल नहीं। हर जगह हर कल्चर का अपना तड़का होता है। जैसे भारत में कल्चर, हिस्ट्री और मिडिल क्लास एस्पिरेशंस का अजीब सा मिक्स है। और यहाँ लोगों के सपने बड़े होते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और वही लिमिटेशंस एक क्रिएटिव स्पार्क बन जाती है। जरा इमेजिन करो, एक लड़का छोटे से घर में बैठकर सपना देख रहा है कि वो एक दिन ग्लोबल कंपनी खड़ी करेगा। और उसका सपना, उसकी मेहनत और उसका रिस्क लेने का जुनून उसे एंटरप्रेन्योर बना देती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। अगर आप नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पुराने फेलियर से सीखेंगे नहीं, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए सिर्फ एक फैंसी वर्ड बन के रह जाएगा। क्योंकि असली मज़ा तभी है जब इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो और साथ ही सोशल इम्पैक्ट भी। बड़ी बड़ी कंपनीज ने प्रॉफिट्स तो कमाए, लेकिन लोग उन्हीं कंपनीज को याद रखते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जब मैं केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, चाहे वो सिलिकॉन वैली की हो या फिर इंडिया की, उनमें एक ही चीज़ कॉमन है: जिद्दी लोगों की कहानी। ऐसे लोग जो कभी रुकते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं। और यही स्पिरिट, यही जुनून इस वीडियो का कोर है। हम यहाँ सिर्फ डेटा या फैक्ट्स नहीं बताएंगे, हम यहाँ रियल कहानियाँ सुनेंगे। वो कहानियाँ जो आपको इंस्पायर करेंगी या शायद आपके अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाएगी।
तो दोस्तों अगले कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे कैसे आइकॉनिक फिगर्स ने पूरा इंडस्ट्री बदल दिया, कैसे ग्रासरूट्स इनोवेटर ने एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करके पूरी कम्युनिटी चेंज कर दी, और कैसे सिस्टम्स चाहे वो इनक्यूबेटर्स हों या फैमिली सपोर्ट एंटरप्रेन्योर को सीड से ट्री बनाने में हेल्प करते हैं। सोच के देखिए, आप भी इस कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। आपका आइडिया, आपका सपना कल किसी और की लाइफ बदल सकता है। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप का असली मैजिक है। अब रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। दोस्तों, कभी सोचा है एक इंसान का विजन पूरे ज़माने को बदल सकता है? कभी सोचा है किसी की जिद, किसी का जुनून कैसे इंडस्ट्रीज़ को डिसरप्ट कर देती है? और आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही विजनरी एंटरप्रेन्योर्स से जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि दुनिया चेंज करने निकले थे। और ये चैप्टर है उन लोगों की कहानियों का जो अपनी थिंकिंग से सब कुछ पलट कर रख देते हैं, जो आज भी सबको इंस्पायर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे नाम से जिसको आज हर बच्चा जानता है, एलॉन मस्क। नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, कभी सोचा है इसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? दोस्तों, ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, इसकी सोच ज़माने से 50 साल आगे चलती है। जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते, वहाँ ये बंदा इन्वेस्टमेंट भी कर देता है। देखो, पेपैल उसने बनाया और पूरे ऑनलाइन पेमेंट्स को रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया। और फिर लगा ये तो छोटी बात है, मैं इंसान को मार्स तक ले जाऊँगा। और फिर स्पेसएक्स स्टार्ट कर दिया। अब सोचो, स्पेस में रॉकेट भेजना कितना रिस्की काम, पर इलॉन को फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने अपना सारा पैसा फैल्कन 1 को लॉन्च करने में लगा दिया, और पहले 2 लॉन्च फेल भी हो गए। अब सोचो, कोई भी होता अभी तक 2 लॉन्च के बाद हार मान जाता, पर इलॉन बोला नहीं, तीसरी बार मैं करूँगा। और तीसरा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, हिस्ट्री बन गई। यही तो डिफरेंस है, मस्क के पास अनबिलीवेबल रिस्क टॉलरेंस और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन है। और उसका विज़न सिंपल नहीं था, मैं ह्यूमन स्पीसीज़ को मल्टीप्लैनेटरी बनाऊंगा। आप सोच रहे होगे ये बंदा पागल है क्या, पर नहीं। यही जिद, यही जुनून उसको एक लेजेंड बनाता है। और उसका काम सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं था। टेस्ला ले लो, स्टारलिंक ले लो या न्यूरालिंक ले लो, हर जगह डिस्ट्रप्शन ही डिस्ट्रप्शन। एक और चीज़, मस्क को पता है सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सिस्टम्स को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे टेक्सास में उसने गवर्नमेंट से बात की, नए लॉज बनवाए ताकि स्पेसएक्स स्मूथली ऑपरेट कर सके। यही स्ट्रेटेजी दिखाती है, अगर आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कर रहे हो तो पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। एलॉन हमेशा प्रूव करता है, अगर आपका विज़न बड़ा है तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मस्क के वेंचर्स सिर्फ पैसा नहीं बना रहे हैं, वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हर एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर को ये सिखा रहे हैं कि अगर आप ग्रैंड सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अब मिलते हैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से जिनके पास ना फैंसी डिग्री थी, ना वेंचर कैपिटल फंडिंग, सारा ब्लैंकली, स्पेनएक्स की फाउंडर। जरा इमेजिन करो, एक 27 साल की लड़की जो वाइट पैंट्स पहनती है और रियलाइज करती है कि अंडरगारमेंट ठीक नहीं लग रहे हैं। सॉल्यूशन, उसने खुद पेंटी हाउस के पेयर काट दिए। वहीं से $1 बिलियन आइडिया निकला, स्पेनएक्स। उसने सिर्फ $5,000 लगा के प्रोटोटाइप बनाया, पेटेंट के लिए खुद लॉ बुक्स पढ़ के एप्लीकेशन लिखी, और जॉब छोड़ी नहीं, फैक्स मशीन बेचती रही ताकि अपने सपनों को फंड कर सके। आप सोचो, कितनी परसिवरेंस चाहिए होती है ये सब करने के लिए। सारा ने स्पैनएक्स का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अलग ही लेवल का बनाया। कोई बड़ा टीवी ऐड नहीं, कोई मैसिव कैंपेन नहीं। उसने अपना प्रोडक्ट सीधा ओपरा विनफ्री को भेजा। और जब ओपरा ने बोला स्पैनएक्स इज़ माय फेवरेट प्रोडक्ट, पूरी दुनिया दीवानी हो गई। यही तो है स्मार्ट मार्केटिंग। सारा की जर्नी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा फ्यूल होता है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। जब आपको कोई प्रॉब्लम पर्सनली चुभती है, तभी आप उसका असली सॉल्यूशन ढूंढते हो। और स्पेनिक्स के सक्सेस का प्रूफ है कि कभी कभी एक ही एंडोर्समेंट आपको $1 मिलियन सेल्स दे सकती है। दोस्तों, कभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लाइटली मत लेना है, शायद वही आपके लिए अगला $1 बिलियन आइडिया हो सकता है। हम बात करते हैं एक इंडियन लेजेंड की, रतन टाटा। दोस्तों, टाटा ग्रुप हमेशा से बड़ा था,
पर जब रतन टाटा आए उन्होंने पूरी कंपनी का डीएनए ही बदल दिया। उन्होंने 95 अलग-अलग कंपनीज को एक सिनर्जी में जोड़ दिया। जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद के टाटा मोटर्स को ग्लोबल बनाया। टेटले को लेके टाटा बेवरेजेस को टॉप पर पहुंचाया। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बॉम्बे हाउस को रिमॉडल करना, ताज होटल्स को रिनोवेट करना, ये सब उनके विजन का हिस्सा था। रतन टाटा हमेशा कहते थे, बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उन्होंने हेरिटेज और सस्टेनेबिलिटी दोनों को इम्पोर्टेंस दी। टाटा मोटर्स का सनंद प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है। टीसीएस के ऑफिसेस ऐसे डिजाइन किए गए हैं जहां क्रिएटिविटी ब्लूम हो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रूव किया कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एंटरप्रेन्योरशिप का ही हिस्सा है। क्या पता आप भी किसी दिन किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को अपने नए विजन से ट्रांसफॉर्म करो। नेक्स्ट कहानी है किरण मजूमदार सौ की। एक ऐसी महिला जो ब्रू मास्टर बनना चाहती थी, पर हर जगह उसको मना कर दिया गया क्योंकि वो औरत थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गैराज में बायोकन शुरू किया। पहले एंजाइम्स पे काम किया, फिर रियलाइज़ किया बायोफार्मा में बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और वहीं से इम्यूनोथेरेपी और अफोर्डेबल मेडिसिन्स बनाने का मिशन शुरू हुआ। आप सोचो, बिना कोलेटरल के फंडिंग लेना तब कितना टफ होता था। लेकिन किरण ने स्मार्ट हायरिंग की, टैलेंटेड लोग लाए, उन्हें स्टॉक ऑप्शंस दिए, टीम बनाई जो उनका विजन शेयर करती थी। और आज बायोकॉन एशिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनीज में से एक है। उन्होंने कंपैशनेट कैपिटलिज्म का कंसेप्ट दिया, बिजनेस भी करो और लोगों की ज़िंदगी भी बदलो। और जब उन्होंने गिविंग प्लेज साइन किया, सबको दिखाया कि वेल्थ का असली पर्पस क्या होता है। किरण की कहानी प्रूफ है, अगर आपका पर्पस बड़ा हो तो कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। आखिरी कहानी फाल्गुनी नायर की। 50 की उम्र में नायका शुरू करना कौन करता है? सब सोचते हैं स्टार्टअप करने के लिए यंग होना चाहिए। लेकिन फाल्गुनी ने प्रूव कर दिया एक्सपीरियंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। बैंकिंग करियर छोड़ा, नायका को इंडिया का टॉप ब्यूटी प्लेटफॉर्म बनाया, आईपीओ लॉन्च किया और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक मैसेज दिया सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, सपने देखने की कोई एज नहीं होती। फाल्गुनी की स्ट्रेटजी सिंपल थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, साथ में ऑफलाइन स्टोर्स भी, हाइब्रिड मॉडल बनाओ और मार्केट को डिस्टर्ब कर दो। और आज नायका हर घर का नाम है। और अब कुछ अनसंग हीरोज जो न्यूज़ में नहीं आते पर उन्होंने इंडिया को बदला है। अरुणाचलम मुरुगनंथम, द मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिवॉल्यूशनरी। एक आदमी जो सैनिटरी पैड्स बनाना चाहता था और पूरी सोसाइटी उसे इग्नोर करती थी, पर उसने छोड़ा नहीं। 65,000 की मशीनरी बनाई जो गांव की महिलाओं को डिग्निटी और लाइवलीहुड दोनों देती है। लेसन, अगर आप किसी टैबू टॉपिक पे काम करोगे तो शायद लोग पहले हंसेंगे, लेकिन अगर इम्पैक्ट जेन्युइन हो तो वही आपका लेगेसी बनेगा। मनसूख भाई प्रजापति, द क्ले इनोवेटर। सन 2001 में गुजरात अर्थक्वेक हुआ। मनसूख भाई ने देखा फ्रिज ऑफ द पुअर गॉट ब्रोकन और उसने मिट्टी से मिट्टी कूल फ्रिज बना दिया। बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है। यही होती है जुगाड़ की पावर। इनोवेशन का मतलब सिर्फ हाईटेक नहीं होता, कभी कभी मिट्टी से भी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ कहानियाँ उन एंटरप्रेन्योर्स की जिनके विजन, रिस्क और डिटर्मिनेशन ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके अंदर कोई ऐसा आइडिया है जो पूरी दुनिया बदल सकता है? और अगर है तो आज से ही शुरू करो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें जीने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, सोचो ज़रा, एक सपना तो सब देख लेते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? क्या सिर्फ एक आइडिया काफ़ी है या फिर उसके आसपास का सपोर्टिव इकोसिस्टम भी ज़रूरी होता है? आज हम बात करेंगे उन सारे इनेबलर्स की जो छुप छुप के बिना स्पॉटलाइट में आए एक एंटरप्रेन्योर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और साथ ही हम देखेंगे कुछ कल्चरल अंडरकरेंट्स को जो कभी-कभी हमें पुश करते हैं और कभी-कभी रोक देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम इनेबलर्स की। टीआईई दिल्ली। दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में नए हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होती है गाइडेंस। और इसी गैप को ब्रिज करता है टीआईई, यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स।
एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर्स, इन्वेस्टर्स और एक कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं। अब सोचो, आपके पास एक आइडिया है लेकिन पता नहीं है मार्केट को कैसे समझेंगे, फंडिंग कैसे मिलेगी या सही लोगों से कैसे जुड़ेंगे। यहीं पे टीआई का मैजिक स्टार्ट होता है। यहाँ इंडस्ट्री के वेटरन्स आपको गाइड करते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में मिलने का मौका देते हैं और कभी-कभी सीड फंडिंग तक कनेक्ट कर देते हैं। मुझे याद है एक फाउंडर ने बोला था, टीआई का नेटवर्क ना सिर्फ कॉन्टैक्ट्स देता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी देता है। और सही भी है क्योंकि कभी-कभी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत अकेली लगती है और यहीं पे कुछ टीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स इस लोनलीनेस को दूर करते हैं। अब बात करते हैं एक और पावरफुल इनिशिएटिव की, नेस्कॉम स्टार्टअप। दोस्तों, नेस्कॉम शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन्होंने 2013 में 10,000 स्टार्टअप्स नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और एम क्या था? सिंपल, इंडिया के टेक इकोसिस्टम को 10x स्केल करना। और आज देखो, ये इनिशिएटिव 11,500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को टच कर चुका है, 650 प्लस वेंचर्स को फंडिंग में हेल्प कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं है, टियर 2, टियर 3 और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी इक्वली एम्पावर कर रहा है। चलो कुछ एग्जांपल्स सुनते हैं। वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम हर साल 400 स्टार्टअप्स को रिसोर्सेज और मेंटरशिप देता है। NIPP इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम, जहां बड़ी कंपनीज और छोटी स्टार्टअप्स मिलके इनोवेशंस लाती हैं। टेक वी प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करता है। और दोस्तों, एक चीज़ समझो, नास्कॉम जैसी बॉडीज़ का काम सिर्फ स्किलिंग और फंडिंग तक नहीं होता, बल्कि ये पॉलिसी एडवोकेसी भी करते हैं ताकि स्टार्टअप्स को कम फ्रिक्शन मिले और ग्रोथ एक्सेलरेट हो। यही होलिस्टिक अप्रोच ही इंडिया को एक ग्लोबल स्टार्टअप हब बना रहा है। पहले एंटरप्रेन्योरशिप एक नीश टॉपिक था, लेकिन अब उसकी बात हर घर में हो रही है। जरा सोचो, एक फाउंडर अपना आइडिया टीवी पे पिच कर रहा है और उसे सीड फंडिंग, मेंटरशिप और नेशनल विजिबिलिटी तीनों एक साथ मिल रहे हैं। स्कीपी आइस पॉप्स हो, ब्रेन वाइड हो या टेक्जी फूड्स, शार्क टैंक पे आने के बाद इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। और सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म एक कल्चरल कैटलिस्ट बन गए हैं। अब पेरेंट्स भी बोलते हैं, बेटा स्टार्टअप कर लो। पहले ये सोच कौन रखता था? और शार्क टैंक पे जो कैंडिड फीडबैक्स मिलते हैं, वही इन बिजनेसेस को रियलिटी चेक्स भी देते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना विजन पेच करते हो, लाइव फीडबैक मिलता है और चाहे फंडिंग मिले या ना मिले, विजिबिलिटी तो 100% मिलती है। लेसन क्या है? मीडिया का पावर अगर सही से यूज़ करो तो इनोवेशन को मेन स्ट्रीम में ला सकते हो। चलो अब बात करते हैं उस कल्चर की जो एंटरप्रेन्योर को कभी कभी पुश करता है और कभी कभी उसके पैर खींच लेता है। हमारी सोसाइटी हिस्टोरिकली कंजर्वेटिव रही है। बेटा सरकारी नौकरी मिल गई तो सेटल्ड हो। एंटरप्रेन्योरशिप में अनसर्टेनिटी है और यही अनसर्टेनिटी लोगों को डराती है। पर अब देखो, जुगाड़, फ्रूगल इनोवेशन और फैमिली सपोर्ट सिस्टम, ये तीनों मिलके रिस्क को मैनेजेबल बना रहे हैं। और जब स्टोरी सुनते हैं पेटीएम, ज़ेरोधा, जोमेटो और फ्लिपकार्ट की, तो लगता है रिस्क लेना वर्थ इट है। ज़रा हिस्ट्री में जाओ, लाइसेंस राज के टाइम पे सरकारी अप्रूवल्स, रेड टेप और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अब सोचो, एक बिजनेस स्टार्ट करना मतलब 50 फाइल्स, 10 सिग्नेचर्स और एंडलेस चीज़ें। फिर 1991 में रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और फिर इन्फोसिस, विप्रो जैसे जाइंट्स इमर्ज हुए। डिजिटल इंडिया ने और आगे पुश किया, ई कॉमर्स, हेल्थ टेक, फिनटेक, इन सबको मोमेंटम मिला। और आज यूपीआई, 5G और एआई, ये सब मिलके इंडिया को सुपर पावर बना रहे हैं। आज गवर्नमेंट का रोल सिर्फ पॉलिसीज तक नहीं है, फंडिंग और मेंटरशिप तक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, जिससे स्टार्टअप्स अपना प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कर पाएँ और मार्केट में एंट्री ले सकें। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ये एक गवर्नमेंट बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम,
ये गवर्नमेंट बैक्ड प्रोग्राम है जहाँ पर बिजनेसेस स्पेशली एसएमईज को बिना कोलेटरल के लोन मिल जाता है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। और सबसे बड़ी बात, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस और टैक्स एग्जेम्पशन, ये सब मिलके एंटरप्रेन्योरशिप को लेस रिस्की और एक्सेसिबल बना रहे हैं। पर पिक्चर अभी भी परफेक्ट नहीं है। 80% ऑफ कैपिटल अभी भी बाहर से आ रही है। जीएसटी, एफएसएसआई जैसे लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता है और लोग स्टार्टअप्स को छोड़ के बड़ी कंपनीज को प्रेफर कर रहे हैं। लेसन, इकोसिस्टम स्ट्रांग है पर अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं जो कि फिल होने बाकी हैं। चलो कुछ मिसकंसेप्शंस तोड़ते हैं। मिथ फर्स्ट, सिर्फ आईआईटी या आईआईएम वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। पर सच ये है कि इंटरनेट और पैशन ने सब कुछ बदल दिया है। आज स्कूल ड्रॉप आउट हो, कॉलेज ड्रॉप आउट हो, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप ग्लोबल लेवल फाउंडर बन सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो किसी फैंसी इंस्टीट्यूट की डिग्री की वजह से नहीं बल्कि अपने ग्रिड और लर्निंग्स की वजह से वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स बने। मिथ 2, स्टार्टअप मतलब सिर्फ टेक। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं अगर ऐप नहीं है या टेक नहीं है तो वो स्टार्टअप नहीं है। पर सच ये है कि इनोवेशन किसी भी फील्ड में लाई जा सकती है। जैसे मिल्क बास्केट ने सुबह सुबह ब्रेड और दूध डिलीवर करने का मॉडल डिस्टर्ब किया। कंट्री डिलाइट ने फ्रेश डेयरी सप्लाई चेन में अपना ट्रस्ट बिल्ड किया। और इवन जोमेटो और ब्लिंकिट ने टेक को एज अ टूल यूज़ किया और रियल गेम चेंजर थे लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस। और इंडिया में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। लेसन, अगर आपकी प्रॉब्लम रियल है और सॉल्यूशन स्केलेबल है तो वो स्टार्टअप है, चाहे टेक हो या ना हो। यूपीआई ने इंडिया कैशलेस बनने का सपना पूरा किया। पैसे भेजने हो या लेने अब सिर्फ सेकंड्स का काम है। किसी भी ऐप से किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है और सब कुछ ओटीपी और पिन के साथ सेफ एंड सिक्योर है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट रूरल इंडिया में फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना। सोचो, एक गांव की महिला अपने फ़ोन से पेमेंट रिसीव कर रही है बिना किसी मिडिलमैन के। यही तो ट्रू एम्पावरमेंट है। पहले डॉक्टर ढूंढना, अपॉइंटमेंट लेना और सारी रिपोर्ट संभालना, ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अब ऐप में डॉक्टर सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। अगर बीमार हो तो घर बैठे वीडियो कॉल से कंसल्ट कर सकते हो और सारी हेल्थ रिपोर्ट्स भी ऐप में सेफली स्टोर हो जाती है। प्रेक्टो ने हेल्थ केयर को सिंपल, फास्ट और एक्सेसिबल बनाया है। दोस्तों, सपने सब देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी चाहिए। और आज का सच ये है कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम रेडी है। अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे कुछ फाउंडर्स ने इसी सिस्टम का यूज़ करके अपना मोड बनाया और गेम ही बदल दिया। तो जुड़े रहिए क्योंकि अभी जर्नी बाकी है। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी इंस्पायरिंग कहानियां देखी। एलॉन मस्क का ऑडेसियस विजन, रतन टाटा का सस्टेनेबल लेगेसी और फाल्गुनी नायर का लेट ब्लूमिंग सक्सेस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब से हमें सीखना क्या चाहिए। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कैसे उन लेसन्स को अपने सपनों, अपने वेंचर और अपनी जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये चैप्टर बेसिकली एक कंपास है जहाँ पे आपको ये पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है और कैसे फ्यूचर में नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सोचो ज़रा, क्या प्रेक्टो, ओला या मामाअर्थ कभी स्टार्ट हुए होते अगर इनके फाउंडर्स ने अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया होता। प्रेक्टो के फाउंडर ने पर्सनली डॉक्टर ढूंढने में प्रॉब्लम्स फेस करी और उसी फ्रस्ट्रेशन से सॉल्यूशन बना दिया प्रेक्टो। मामा अर्थ के फाउंडर्स अपने बेबी के लिए टॉक्सिन फ्री और सेफ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे पर नहीं मिले, तो उन्होंने वही बनाया जो मार्केट में होना चाहिए था पर था नहीं। लेसन सिंपल है, जब प्रॉब्लम आपके दिल के करीब होती है ना तो सॉल्यूशन सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि मिशन बन जाता है। और वही मिशन आपको हजारों डिस्ट्रैक्शंस के बीच में फोकस्ड रखती है। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक और चीज़ होती है आइटरेटिव वैलिडेशन। ओला का केस देखो। पहले इंटरसिटी टैक्सी का मॉडल था पर जब देखा इंट्रा सिटी में ज़्यादा डिमांड है तो तुरंत पिवट कर दिया।
सोचो, अगर भाविस अग्रवाल ने पिवट नहीं किया होता और अपने इनिशियल प्लान पे बने रहते, तो शायद ओला वो आज ब्रांड नहीं बन पाता। लेसन, मार्केट की सुनो, फीडबैक को रिस्पेक्ट करो और ज़रूरत पड़े तो अपने आइडियाज़ को ट्वीक करने में हिचकिचाओ मत। यही एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। चलो अब बात करते हैं पैसों की। फंडिंग स्ट्रेटेजी से ही आपके वेंचर का कैरेक्टर बनता है। जेरोधा को देखो, बूट स्ट्रैप्ड कंपनी, फाउंडर नितिन कामत ने डिसाइड किया एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेनी और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करना है। आज देखो, रिस्पेक्टेड भी है और प्रॉफिटेबल भी है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट और स्नैपडील वीसी बैक्ड स्टार्टअप्स थे। फ्लिपकार्ट ने स्केलिंग ध्यान से की, पहले बुक्स और फिर बाकी कैटेगरीज। स्नैपडील ने ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दिया और सारे वर्टिकल्स में घुस गए, और फिर बर्न रेट इतना ज़्यादा हो गया कि उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा लेसन है। ग्रोथ ज़रूरी है, पर फोकस और डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हर जगह फैल जाओगे बिना कोई कोर कॉम्पिटेंसी बनाए, तो आपका ब्रांड डाइल्यूट हो जाता है। और सबसे बड़ा रिस्क कंज्यूमर एक्विजिशन में अनसस्टेनेबल डिस्काउंटिंग। शॉर्ट टर्म में मार्केट शेयर मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी वेनिस हो जाती है। फ्लिपकार्ट्स ने भी डिस्काउंट दिए, लेकिन उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिवेन्यू मॉडल स्ट्रॉन्ग था। लेसन क्या है, स्केलिंग कभी शॉर्टकट नहीं होता, उसको पेशेंस और क्लैरिटी से करना पड़ता है। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाउंडर का माइंडसेट। प्रोडक्ट्स कॉपी हो सकते हैं, सर्विसेज रेप्लिकेट हो सकते हैं, पर एक चीज़ कॉपी नहीं होती, वो है आपका रेजिलियंस और आपका विजन। नितिन कामत, बूट स्ट्रैप प्रॉफिटेबल स्टार्टअप का एग्जाम्पल, गजल अलग मामा अर्थ में ट्रस्ट बिल्ड करने का एग्जाम्पल। दोनों ने एक चीज़ कॉमन करी, सेटबैक्स को फेलियर नहीं लर्निंग समझा। मुझे एक लाइन बहुत पसंद है, फॉल 7 टाइम्स राइज 8। और यही स्पिरिट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। फाउंडर्स के लिए एक और चीज़ क्रिटिकल होती है, क्लियर मिशन और अडेप्टेबिलिटी। मार्केट में अप्स और डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने ऑथेंटिसिटी और अपने इंटेंट पे क्लियर हो, तो रिबिल्ड करना आसान हो जाता है। आज इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबल हेडलाइंस बना रहा है, पर कब ये पॉसिबल हुआ होता अगर 1991 में रिफॉर्म्स नहीं आते, अगर डिजिटल इंडिया का पुश नहीं मिलता, और अगर यूपीआई लॉन्च नहीं होता। ये सब फैक्टर्स, पॉलिसी, कल्चर और टेक्नोलॉजी, ये एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार करते हैं। और आज अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एड टेक और क्लाइमेट टेक। और सबसे बड़ी चीज़, भारत की यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जुनून। यही भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप का चार्म है। मेड इन इंडिया, फॉर इंडियंस, बाय इंडियंस। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक रोलर कोस्टर है। अप्स, डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न। पर अगर आप इन चीज़ों को याद रखोगे ना, प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व करो, मार्केट का फीडबैक लेके अडेप्ट करो, और फंडिंग को स्ट्रेटेजिक और डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने विज़न पे फेथ रखो, तो चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो, आप उसे पार कर लोगे। मैं यही कहना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, एक जर्नी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो ज़रा, अगर आपका आइडिया किसी की ज़िंदगी बदल दे, तो क्या वो एफर्ट वर्थ नहीं होगा? अगर आप रेडी हो, तो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इतना मैच्योर है कि आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा। तो बस डरो मत, शुरू करो, क्योंकि कल किसी और का नहीं, कल उसी का है जो सपने देखेगा और उस सपने को जी के दिखाएगा। स्टे ट्यून्ड और मिलेंगे नई वीडियो में नए इंसाइट्स और नए इंस्पायरिंग कहानियों के साथ।